जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का जो सेशन है हम लोग का टेस्ट सीरीज नंबर 24वां है। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है यह सेशन। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग कॉपी और कलम लेकर बैठिए और सॉल्व करते हैं हम अपना सेट प्रैक्टिस जो है 24 नंबर मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर, जिसमें 120 क्वेश्चन रहेंगी। तो आइए इस सेट प्रैक्टिस को हम लोग बनाते हैं और देखते हैं अपना स्कोर कितना रहता है। कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताइए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक लोग पहुंचेगी। मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 9 जो है, जिसमें पहला सेक्शन हम लोग का सामान्य हिंदी बनती है। तो आइए सामान्य हिंदी का सोल्यूशन करते हैं कि क्या आंसर आने वाली है। पहला क्वेश्चन का दिए गए शब्द का विलोम हमें चुनना है। सदाचार, सदाचार का विलोम क्या होगा? दुराचार। आंसर हमारा ए बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए। एक शब्द हमें देना है। जिसकी बुद्धि कम हो उसे क्या बोलेंगे? उसे मंद बुद्धि बोलेंगे। आंसर डी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का हमें चयन करना है। गाय पेड़ डैश बंधी है। आंसर बनेगा से बढ़ी है। गाय जो है से गाय पेड़ से बंधी है। आंसर बी बनेगा, बी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो आइए इस भाग को पढ़ते हैं। क्या गलत है इसमें? किसी ने ठीक ही कहा है कि जो सोता है वह खोता है। इसमें गलत क्या है? वह खोती है। यहाँ पे खोती नहीं बल्कि खोता होगा। आंसर बनेगा ए। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मक्खन लगाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मक्खन लगाने का मतलब क्या है? चापलूसी करना। आंसर हमारा बनेगा सी, चापलूसी करना। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का हमें चयन करना है। सरस्वती, सरस्वती का क्या होगा? शारदा। आंसर बनेगा ये शारदा। वीणा वादनी भी बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दो नावों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मतलब दो विरोधी पक्षों का आश्रय लेना। आंसर बनेगा ए। अगला प्रश्न है कि अमनौर से आए हुए मेहमानों का पुरजोर स्वागत किया गया। अमनौर से आए हुए मेहमानों का पुरजोर स्वागत किया गया। इस वाक्य में अमनौर से आए हुए मेहमान क्या है? क्या है? आंसर बनेगा डी, पद है। आंसर बनेगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स ई क दंती स आ के मेल से बने शब्द का चयन हमें करना है। इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा शिक्षा। आंसर क्या बनेगा हमारा? सी, शिक्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिजोड़ छवि के मेल से बने शब्द का चयन हमें करना है। इससे क्या बनेगा? प्रति छवि। आंसर बी होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। घने जल में क्रेंकार करने की आवाज आई, यह बोली किसकी हो सकती है? क्रेंकार जो आवाज आई है यह बोली किसकी हो सकती है? तो आंसर बनेगा बी, मोर की हो सकती है। आंसर बी होगा। अगले प्रश्न देखिए। यह बिंदु जो दिया हुआ है अनुस्वार, यह क्या है? यह क्या है? तो यह है अनुनासिक। आंसर बनेगा ए। ये जो यहाँ पे अनुस्वार दिया हुआ है यह क्या है? तो अनुनासिक। जो व्याकरण जानता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं व्याकरण। आंसर ए बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? सेठ का क्या हो जाएगा? जेठ शब्द का, सेठ का तो सेठानी, जेठ शब्द का जेठानी हो जाएगा। आंसर इसका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाच्य में हुआ है? निम्नलिखित में चयन हमें करना है। किसमें हुआ है? आप भला तो जग भला। आंसर होगा बी यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि आज मानवता हमसे दूर होती जा रही है। मानवता क्या है यहाँ पे? क्या है? ददितांत शब्द है। तदितांत शब्द। आंसर बनेगा डी, तदितांत शब्द। अगला प्रश्न देखते हैं।
कि अमृत धारा समास का विग्रह क्या होगा। समास का विग्रह होगा अमृत की धारा। आंसर बनेगा सी, अमृत की धारा। अगला देखिए कि शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद से क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सोरठा। आंसर बनेगा ए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि चारों चरण में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं। क्या कहेंगे इसे, मात्रिक समछंद बोलेंगे। आंसर बी बनेगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दुर्ग सुजन फार अवलोक रहा था बार बार नीचे जल में निज महाकार। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इसमें है रूपक अलंकार। आंसर सी बनेगा। मुखबाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। आंसर बनेगा डी, उपमा अलंकार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुट सुधारी वरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है, इसमें कौन सा छंद है, दोहा। आंसर बनेगा बी। अगला प्रश्न देखिए, अगला है पर साहस यह रूप देख होता है विस्मय आर्य लोग क्या एक समय थे ऐसे निर्भर क्या हम सब जो आज बने हैं निर्बल कामी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है, इसमें कौन सा छंद है, रोला छंद है। आंसर बनेगा बी, रोला छंद। अगला प्रश्न देखिए, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है, तो आंसर बनेगा बी, बिहारी कवि ने किया है। आंसर यहाँ पे बी बनेगा। अगला देखिए, गद्यांश को पढ़कर हमें प्रश्न का उत्तर देना है। तो गद्यांश क्या है, ये हम लोग बहुत बार पढ़े हुए, फिर भी पढ़िए। भारत माता को हम नमन करते हैं, उत्तर में हिमालय इसकी प्रहरी करता है, इसका प्रहरी है। दक्षिण में हिंद महासागर इसके चरण पकड़ता है। पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश गंगा जमुना नर्मदा ताप्ती कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों को की शोभा बढ़ाती हैं। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार इनकी भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माता का सपूत है, जब सबके प्रिय हैं भारत माता। भारत माता के सपूत किसे कहा गया है, किसे कहा गया है, सभी धर्म के लोगों को। आंसर यहाँ पे बनेगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला जो हम लोग का सेक्शन आता है जनरल इंग्लिश का आता है। तो आइए इसमें प्रश्न देखते हैं क्या है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम या फ्रेज। तो हमारा आइटम्स इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए राइज एंड साइन। राइज एंड साइन का मतलब होता है क्या है, राइज एंड साइन का मतलब होता है कि किसी को सुबह नींद से जगाने के लिए किया जाता है, किसी को सुबह में नींद से जगाने के लिए, राइज एंड साइन। तो आंसर इसकी बनेगी क्या, आंसर बी होगी, एन एक्सप्रेशन यूज्ड व्हेन वॉकिंग समवन अप। आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन विथ ब्लैंक इज टू बी फिल्ड इन विथ एन अप्रोप्रिएट वर्ड। सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4 and indicate it by selecting the appropriate option। क्या है सेंटेंस, with his political dash the party president defeatedly handled the rebellion। आंसर बनेगा हमारा, आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पे सैगेस्टी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 alternatives select the alternative which is the best substitute ऑफ द फ्रेज। क्या है हमारा सेंटेंस, द अर्ज समवन टू एक्ट इन अ वायलेंट और अनलॉफुल वे। आंसर क्या बनेगा, इनसाइट। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन विथ ब्लैंक इज टू बी फिल्ड इन विथ एन अप्रोप्रिएट वर्ड। सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4 एंड इंडिकेट इट बाई सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्या है हमारा सेंटेंस, द हाई कोर्ट जज डैश द ऑर्डर पास्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा ए, क्वेसेड
वेसेड का प्रयोग यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द आइटम या फ्रेजेस। तो क्या है, रेनिंग कैट्स एंड डॉग। रेनिंग कैट्स एंड डॉग इसका मतलब होता है क्या है दोस्तों, इसका मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर हमारा बनेगा इट इज रेनिंग यूजुअली हार्ड। आंसर बनेगा ए। अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन है एज फार एज ही इज डैश ही विल लव टू अटेंड द पार्टी। आंसर बनेगा हमारा कंसर्न्ड। आंसर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए कि सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। क्या है सेंटेंस हमारा, मदर सेड टू मेघा लिव फॉर योर ऑफिस नाउ। आंसर बनेगा हमारा मदर टोल्ड मेघा टू लीव फॉर योर ऑफिस नाउ। आंसर ए होगा। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्या है सेंटेंस, शी मेड एन डैश टू ब्रेक द रिकॉर्ड फॉर लॉन्ग जंप। आंसर बनेगा हमारा अटेम्प्ट। अटेम्प्ट हो जाएगा, ए होगा आंसर। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। क्या है सेंटेंस, द अ ट्रैफिक पुलिसमैन फाइंडेड तारू फॉर जंपिंग द रेड लाइट। आंसर बनेगा हमारा, आंसर इसमें बन जाएगा सी, तारू वाज फाइंड बाय अ ट्रैफिक पुलिस फॉर जंपिंग द रेड लाइट। अगला प्रश्न देखिए, विच मार्क इज यूज टू इंडिकेट एन एब्रप्ट चेंज ऑफ थॉट इन अ सेंटेंस। आंसर क्या बनेगा इसमें, डैश। आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस है प्लीज डैश माई सब्सक्रिप्शन ऑफ द चिल्ड्रेंस मैगजीन। आंसर बनेगा बी, रिन्यू। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है, द कंपनी इज गोइंग टू डैश द नॉर्थ सी फॉर ऑयल। आंसर बनेगा एक्सप्लोर, बी हो जाएगा आंसर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है, द पुलिस डैश द फॉरेस्टर्स फ्रॉम एंटरिंग द पार्लियामेंट, प्रोटेस्टर्स फ्रॉम एंटरिंग द पार्लियामेंट। आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा ए, प्रिवेंटेड। आंसर ए हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस है सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग एंड आई डैश एन अम्ब्रेला फ्रॉम द ऑफिस। आंसर बन जाएगा ब्रॉड। आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है, द जेंटलमैन लुक्ड एट द ब्यूटीफुल लेडी विथ ग्रेट डैश एडमिरेशन। आंसर बनेगा यहाँ पे भी एडमिरेशन मतलब श्रद्धा से। अगला प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है सेंटेंस, द बॉय वॉकड एट अ फास्ट डैश। आंसर बनेगा पेस। आंसर बनेगा ए, पेस होगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ब इज द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। क्या है सेंटेंस, द टिकिंग क्लॉक अवेकनेड द गर्ल फ्रॉम हर सिएस्टा। तो आंसर बनेगा क्या इसमें, आंसर हमारी बनेगी फाइनाइट वर्ब। आंसर ए हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आइडेंटिफाई द फाइनाइट एज वेल एज नॉन फाइनाइट वर्ब इन द सेंटेंस। क्या है सेंटेंस, सी एग्जामिन्ड द एविडेंस टू फाइंड द मिसिंग लिंक। आंसर बनेगा हमारा ए, फाइनाइट क्या है, एग्जामिनेड है, और नॉन फाइनाइट क्या है, टू फाइंड है। आंसर ए बन गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। आंसर बनेगा बी, वेयर डज योर मदर इन लॉ लिव। आंसर बनेगा बी। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। सेंटेंस क्या है, ही सेड आई हैव लिव्ड here for a long time। आंसर बनेगा हमारा, he said that he had lived
देयरफॉर अ लॉन्ग टाइम। आंसर बनेगा हमारा डी। अगला जो सेक्शन आता है गणित का आता है। देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या है, यदि x माइनस वाई इक्वल 7 है, x इंटू वाई 32 है, तो हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ये हमें मान बताना है। तो देखिए यहाँ पे हम निकालते हैं x प्लस वाई यानी x माइनस वाई की वैल्यू दे रखा है कितना 7 देखा है। बोथ साइड ऑफ स्क्वायर कर लेते हैं, इसका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल ये 49। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे रहने दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मेरा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का वैल्यू कितना दे 32, 32 इज इक्वल 49। अभी माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, इसको पहले मल्टीप्लाई कर दिए 32 टू जा 64, 64 जो माइनस में उधर प्लस में हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 49 अब प्लस 64 हो जाएगी, यानी 9 4 3 और 6 4 10 एक 11 कितनी आ गई 113। आंसर हमारा क्या बन रहा है 113, आंसर हो गया सी। अगले प्रश्न देखिए, एक थोक व्यापारी, क्वेश्चन है कि एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी जो है 33% लाभ के साथ बेच देता है और खुदरा व्यापारी उसे ग्राहक को 20% हानि के साथ बेच देता है। यदि ग्राहक जो है 2181.2 की भुगतान करता है तो थोक व्यापारी की लागत क्या थी, हमें यह बताना है। तो आइए इसको बनाकर देख लेते हैं कि थोक व्यापारी की लागत क्या थी। तो थोक व्यापारी की लागत बराबर हम लोग लिख देंगे कि 2181.2 गुने 100 बटा 100 में से 20 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 80 मल्टीपल और 100 में 33 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 133। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। कैलकुलेट करिएगा तो ये डेसिमल हट के यहाँ पे आ जाएगा, 1 0 और 1 0 1 0 1 0 कैंसिल, 8 से इसको काटिए, इसको कैंसिल करिएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास 2181.2 मल्टीपल 100 बट्टा 80 मल्टीपल 100 बट्टा 133 इतना बोले। अब इसे कैलकुलेट करिएगा तो आंसर कितनी आ जाएगी आपके 2050, ये जो है रुपीज़ में आ जाएगी 2050। तो आंसर देखिए कौन सी है, आंसर हमारी है ए नंबर। अगले क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक 2 अंक वाली संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। यदि हम संख्या में 36 जोड़ दे तो प्राप्त नई संख्या अंकों को इंटरचेंज कर बनी है, वह संख्या क्या है, हमें बताना है। तो आइए उस संख्या को हम लोग देखते हैं कि क्या है। हमने मानते हैं कि दहाई अंक जो है x है और इकाई अंक y है, तो संख्या क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल 12 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/y। ये हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू प्रश्न देखेंगे हम तो 10x प्लस वाई प्लस 36 तो कितना रही है 10y प्लस x हो जा रही है। यहाँ पे x y को एक जगह करिए, 10y माइनस वाई प्लस x माइनस 10x इक्वल 36। इसको कैलकुलेट करिए कितना आ जाएगा 9, सभी में आ जाए 9 कॉमन कर लीजिए तो y माइनस एक्स हो जाएगा इक्वल 36। इसको काटिए 9 से 4 टाइम्स में, यानी y माइनस एक्स इज इक्वल 4। ये आया हमारा इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 था x इज इक्वल 12/y था। ठीक है, 1 और 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो है y की वैल्यू आप x की वैल्यू रख सकते हैं इसी में, तो वही हम यहाँ पे करते हैं। क्या है कि y इज इक्वल y माइनस 12/y इक्वल 4, वाई स्क्वायर माइनस 12 इक्वल 4y हो जाएगी। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ला देते हैं तो क्या बन जाएगी हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 12 होगी इक्वल 0। अब इसका यहाँ पे गुणनखंड निकाल दीजिए, 12 माइनस 6y प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल 0। इसमें इससे और इसमें कॉमन करते हैं तो y कॉमन कीजिए तो बचेगा y माइनस 6 प्लस यहाँ पे 2 कॉमन करिएगा तो बचेगा y माइनस 6।
अब y-6 दो जगह है तो y-6 को कॉमन कर लीजिए, इक्वल y+2 हो जाएगा इंटू, तो देखिए इसकी वैल्यू y-6 इक्वल 0, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 6, लेकिन यहाँ पे निकालेगा y की वैल्यू तो -2 आ रही है, तो y की वैल्यू एक 6 आया और एक y का वैल्यू -2 आया। तो अब धनात्मक मान के लिए हम लोग क्या करेंगे कि x बराबर जो दिया है हमारे पास 12/y, y का वैल्यू कितना है 6 है, काटिए इसको, आंसर कितना आ गया 2, तो संख्या अब निकल जाएगा क्योंकि x तो निकल गया, तो संख्या कितना है 10x प्लस y है ना, तो 10x प्लस वाई इक्वल 2 इंटू 10 प्लस 6 है, कैलकुलेट करिए कितना आ जाएगा 26, तो आंसर हमारा बनेगा इसमें राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए कि यदि कोसेक π/4 माइनस साइन π/3 बराबर x हो तो x का हमें मान निकालना है। तो पाई का वैल्यू मतलब 180/4, इसे काटी यानी कितना आ जाएगा 4 और 5, 45 कोसेक 45 दिया है और साइन की वैल्यू 180/3, साइन की वैल्यू 60 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप वैल्यू रख के निकाल सकते हैं, तो आइए इसको वैल्यू रख के निकालते हैं। कोसेक कितना है 45, कोसेक 45 डिग्री माइनस साइन जो आया है हमारे पास साइन 60 डिग्री, कोसेक 45 का होता है √2 माइनस 60 का होता है √3/2, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं तो √2 हो जाएगी, और √2 हो जाएगी तो इसका रेशनलाइज कर देंगे तो √2 गुने √2 यानी यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो इसे सीधे 2 लिखते हैं और यहाँ पे आ जाएगा 2√2 माइनस √3 हो जाएगी। तो आंसर हमारा इसमें निकल के क्या आ जाएगा 2√2 माइनस 3/2, आंसर बनेगा हमारा ए, बी बन जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा बी होगा, ए नहीं बी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि √sec² -1 बाई sec a बराबर x हो तब x का हमें वैल्यू निकालना है। तो आइए तब x का वैल्यू क्या आएगा निकाल के देखते हैं। यहाँ पे जो भी दिया हुआ है सेम लिखते हैं और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं sec² -1 को हम लोग tan² लिख सकते हैं। तो इसको बना के देखते हैं, यहाँ पे बनाएंगे तो tan² प्लस tan² इंटू cos a लिखेंगे, अब यहाँ से निकल जाएगा tan a इंटू cos a, tan को लिखते हैं sin/cos इंटू यहाँ पे cos से cos कैंसिल यानी आंसर आ गया हमारे पास sin, राइट आंसर बन गया हमारा सी। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे और तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली राशि क्रमानुसार कितना है 24,200 और 26,620, तो ब्याज दर कितनी है हमें यह बताना है। तो आइए ब्याज दर निकाल के देख लेते हैं कितना आ रहा है। चलिए यहाँ पे हम बना के देखते हैं। एक वर्ष का CI तथा SI क्या होते हैं समान होते हैं, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज एक वर्ष के समान। तो तीसरा वर्ष का जो हम लोग मूलधन देखेंगे कितना है 24,200 है, और मिश्रधन कितना है यानी अमाउंट, तो ये है 26,620 रुपया है। तो अमाउंट इज इक्वल प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 के पावर n या t लिख सकते हैं। चलिए इसका वैल्यू अब रखते हैं 26,620 इज इक्वल 24,200 इंटू 1 + R की वैल्यू हमें निकालनी है, R/100 रखिए के पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1 ईयर रखा। चलिए अब नेक्स्ट इसका प्रोसेस करेंगे, तो ये जो है अब इसके बाई में आ जाएगा, बट्टा में यहाँ पे आ जाएगा 24,200 आ जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पे 26,620 रह जाएगा, और इधर में क्या आ गया 26,620 और इसको करेंगे कैलकुलेट तो 24,200 और प्लस ये आ जाएगा आपके पास 242 R आ जाएगा, ठीक है। तो 242 R इज इक्वल 2600 में से 2400 घटा दीजिए तो कितना बचेगा आपके पास 2420 बच जाएगा। तो R इज इक्वल कितना आ जाएगा, R इज इक्वल 2420/242 को काटिए यानी R की वैल्यू जो आ जाएगी वो 10%, तो आंसर बनेगा यहाँ पे हमारा ए। अगला प्रश्न देखते हैं,
नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है कि एक त्रिभुज के 3 कोणों के मापों का अनुपात जो दिया हुआ है 1:2, 2:3 अनुपात, सबसे बड़े कोण का माप बताना है। तीनों कोण का 180 होता है। 3 और 2 5, 1 6, 6x काटिए 6 से 3 टाइम में यानी 30 निकल रहा है, तो सबसे बड़ा 3 वाला है, मल्टीपल 3 यानी आंसर जो आएगी 90 डिग्री। आंसर बनेगा हमारा सी, राइट आंसर सी हो गई। अगला प्रश्न देखिए कि 14,400 1,44,000 दिया हुआ है। 1,44,000 रुपये के लाभ को 3:2:7 अनुपात में 3 हिस्सेदारी में अक्रम, विपिन और चिंतन में बांटा जाना है। तो चिंतन को कितना रुपया प्राप्त होगा ये हमें बताना है। कितना रुपया प्राप्त हुआ? तो 2 और 3 7 के रेशियो में, 2 3 2 7 के रेशियो में बांटा गया है इस राशि को। तो आइए इसको बना के देखते हैं। तो इस राशि को बांटा गया है जो 1 लाख। टोटल जो है हमें चिंतन का निकालना है। चिंतन को कितने रुपए प्राप्त हुए? तो चिंतन को 7, लास्ट वाला है 7 बट्टे सबको जोड़ो, 7 3 10 और 2 12, टोटल 12 आ जाएगा नीचे। गुन्ने कितना है? 1,44,000 यहाँ पे लिखिए। इसको काट के देखिए कितना 12 टाइम में, और ये 3 टाइम्स 0, फिर से काटिए। 12 7 जा 84 और 3 0 यानी 84,000। तो आंसर हमारा क्या आ जा रहा है? 84,000। ऑप्शन बनेगा ए आपका। अगले प्रश्न देखिए कि सरोजनी अपनी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 4% की छूट देती है और फिर भी 20% का लाभ प्राप्त करती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है यदि इसका अंकित मूल्य जो है 850 रुपया है? आइए इसको निकाल के देखते हैं। क्रय मूल्य बराबर क्या आ रहा है जब अंकित मूल्य इसका 850 है? तो क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर अंकित मूल्य मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस छूट जो है आपका डिस्काउंट बट्टा 100 प्लस जो आपका प्रॉफिट है। तो यहाँ पे सीपी बराबर हमारा एमआरपी कितना दिया हुआ है? 850 गुन्ने डिस्काउंट 4 है यानी 96, प्रॉफिट कितनी है? 20 यानी 120। तो इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। 0 से 0, 12 8 जाए, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा? 680। 680 रुपया जो है इसकी क्या हो जाएगी? इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। तो आंसर बनेगा ए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि 6400 का 48% प्लस 8400 का 84% का मान क्या होगा हमें बताना है। तो आइए इसका बहुत ही सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे 6400 गुने 48 लिखिए बट्टे 100 प्लस 84 100 गुने 84 बट्टे 100 लिखिए। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0। अब यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास? 64 मल्टीपल 48 प्लस 84 मल्टीपल 84 ये बच गया। तो यहाँ पे दोनों सेम है लेकिन ये दोनों अलग है। तो इसको कैलकुलेट करिए कितना आ जाएगा? 30 0 72 गुना कीजिएगा तो प्लस इसको कीजिएगा तो 7056 आ जाएगी। दोनों को ऐड कीजिए, आपकी आ जाएगी 10,200 1,128 आ जाएगी। यहाँ पे 10,000 आंसर आ जाएगी आपके पास। 10,128 आएगी, ना कि 1,00,000 आएगी। तो आंसर हमारा क्या बन रहा है? 10,128। देखते हैं 10,128 ऑप्शन नंबर 1 बन रहा है। अगला देखिए कि एक विक्रेता जो है 5600 रुपया अंकित मूल्य वाले एक टीवी सेट पर 17% छूट देता है। अगर फिर भी वह 500 रुपया का लाभ कमाता है तो टीवी सेट का क्रय मूल्य क्या होगा ये हमें बताना है। तो आइए इसको बना के देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। यहाँ पे विक्रय मूल्य जो दिया है हमारे पास, सेलिंग प्राइस इज इक्वल मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस 17 हो जाएगा, माइनस 17 बाई 100। ठीक, तो हमारे पास एमआरपी दिया हुआ कितना? 5600 रुपये गुन्ने 100 में से 17 घटाइएगा तो 83 बट्टा 100 काटिए। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 83 56 और 83 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 4648 रुपया आ जाएगा। 4648 रुपया। तो लाभ हमको कितना हुआ? 4648 रुपये में वो क्या कर रहा है? बेच रहा है।
तो लाभ जो हो रहा है हमको 500 रुपया है, ठीक है। तो क्रयमूल आराम से निकल जाएगा, उसमें ऐड कर देंगे हम लोग, घटा लेंगे 4648 में से 500 घटा लेंगे, तो हमारा क्या निकलेगा क्रयमूल 4148। तो आंसर हमारा 4148 आ गया, राइट आंसर बनेगा इसमें बी। अगले प्रश्न को देखते हैं कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो है 2166 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस घन का आयतन क्या होगा यह हमें बताना है। तो आइए इस घन का आयतन निकाल के देखते हैं क्या आ रहा है। 6 गुने भुजा स्क्वायर, सीधे ए स्क्वायर रखते हैं हम लोग, इज इक्वल 2166। तो ए स्क्वायर इज इक्वल क्या हो जाएगा 2166 बटा 6, इसको काटिए तो ए इज इक्वल 361, इसको रूट ले लेते हैं हम लोग। रूट का वैल्यू क्या होता है 19, 361 जो है 19 का स्क्वायर होता है। तो हमारे पास साइड आ गया 19। तब आयतन निकाल देते हैं, आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब, 19 का क्यूब कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 6859। आंसर बनेगा 6859। ऑप्शन नंबर सी। अगले देखिए, एक साइकिल सवार जो है 22 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, साइकिल सवार की औसत गति कितनी होगी हमें बताना है। तो सीधे 22/4 करिए, 22/4, इसको काटिए 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना आ गया 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर बन जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीता ने 2 साल के लिए 10% साधारण ब्याज पर 5,000 रुपया जमा किए। यदि यह अर्धवार्षिक संयोजन चक्रवृद्धि ब्याज है तो 2 वर्ष की समाप्ति पर सीता के खाते में कितना अधिक धन होगा हमें यह बताना है। तो अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर है वो तो 10/2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा रेट 5%। चलिए आइए बना के देखते हैं। रेट जो आ जाएगा हमारा 5%, 1 वर्ष के समतुल्य चक्रवृद्धि ब्याज दर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 5 + 5 गुने 5/100, ये हो जाएगा 10 + 25 यानी 0.5 यानी 10.25 आ जाएगा। 2 वर्ष का समतुल्य यदि निकालें तो 10.25 + 10.25 मल्टीपल यहाँ पे भी रखेंगे 10 + 2.5 मल्टीपल 10 + 2.5 बाई 100। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 20.5 + 1.05 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 21.5 आ जाएगी। तो 21.55 आ गया। आंसर हमारा क्या आ जाएगा इसमें, ये 21.55 तो हमारा क्या निकला दर निकला, रेट मतलब निकला है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज दर से धन में अभिष्ट जो वृद्धि हुई है वो हमें बताना है। 21.55 जो हुआ है इसमें से हम 20 घटा देंगे बटा 100, गुने जो हमारा मूल है वो रखते हैं, मूल कितना है 5000, हटाइए 2 0 से 2 0। अब इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग तो कितना आ जाएगा 1.55 बाई 100, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आंसर कितनी आ जाएगी, आंसर आ जाएगा आपके पास 77.50। राइट आंसर बन जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि a + b + c 5 है, a क्यू + b क्यू + c क्यू - 3abc 185 है, तो ab + bc + ca का मान डैश के बीच होगा, इसके बीच में होगा। तो आइए इसको निकाल के देखो। a + b + c का होल क्यूब को आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए, इस पे हम लोग बना सकते हैं। तो a³ + b³ + c³ - 3abc, इसका फॉर्मूला होता है a + b + c इंटू a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc और माइनस ca, ये होता है। तो इसे हम लोग माइनस यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं तो ये सभी प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हम लोग कॉमन कर लिए, ठीक है। अब देखिए सबका वैल्यू दिया हुआ, इसका वैल्यू दिया हुआ रख सकते हैं, a + a³ + a² + b² + c² - 3abc की भी वैल्यू दी हुई है, तो सभी का हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे।
तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगी, कॉमा ब्रैकेट में रहेगी। इक्वल में हम लोग क्या लिख सकते हैं 185/5, सो काटेंगे कितना आ जाएगा 37। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल 37 प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब जो है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5, दोनों और वर्ग करते हैं हम लोग, तब क्या आती है, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल में इधर 25 आ जाएगी, दोनों तरफ स्क्वायर करना है। यहाँ पे आ जाएगी 37 प्लस इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगी, प्लस यहाँ पे लिखेंगे प्लस रहेगी हमारी 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल 25। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू ए बी क्योंकि 37 और 2 की है तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल -12 हो जाएगी। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल कितना हो जाएगा -4, क्योंकि ये 3 से कट जाएगा। तो आंसर कितना आ गया -4, अर्थात जो है -7 और -3 के बीच में जो आएगा वही मान होगा। तो -7 और -3 आंसर बनेगा यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि यदि 5 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा 0 डिग्री जो है 0 डिग्री से बड़ा होगी थीटा, और थीटा से भी बड़ा 90 डिग्री आने वाला है ना, तो हमें फाइंड करना है कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा, वो हमको निकालना है। तो आइए इसको निकाल के देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, क्या आंसर आ रही है हमारी। तो देखिए जो हमारा पास पहले लिखा हुआ 5 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 3 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये इतना लिखा हुआ। तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि 5 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि इसको साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर 5 तो मल्टीपल में इक्वल 3 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है ही इधर में। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये कैलकुलेशन कीजिए तो हो जाएगा 5 माइनस 5 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 3 प्लस 3 कॉस थीटा हो जाएगी यहाँ पे इतनी। अब इसको क्या करते हैं, नंबर को एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 और ये 2, तो इधर आके घट जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा एक माइनस में रहेगा ये 2 आपकी इक्वल 0, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा -2 लिख सकते हैं इक्वल 0 है। 5 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 -2 इंटू कॉस थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं इक्वल 0 रहेगी। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 5 कॉस थीटा -2 और एक आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल 0 रहेगी। तो हमारे पास आ जाएगा कि कॉस थीटा इज इक्वल 2/5, इससे लेंगे तो कॉस का वैल्यू आ जाएगा 2/5। अब यदि -1 संभव तो नहीं है, क्योंकि 0 से बड़ा आने वाला है थीटा का वैल्यू, तो -1 तो संभव है नहीं। तो हम क्या करेंगे, लंब बराबर क्या निकालेंगे, लंब बराबर जो हमारा परपेंडिकुलर है, लंब बराबर निकालेंगे हम लोग। परपेंडिकुलर इज इक्वल 5 की होल स्क्वायर माइनस 2 की होल स्क्वायर, 25 में से 4 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगी 21 का रूट अंडर। तो हमारे पास निकालना है अब कॉसेक प्लस कॉट का। तो आइए कॉसेक प्लस कॉट यानी √5/21 प्लस 2/√21 आएगी। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, तो आ जाएगा 21
यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 7। अब इसको रेशनलाइज कर लेते हैं हम लोग, 5/2 7 आ जाएगा। इसको रेशनलाइज कर लीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 7√/√3 आ जाएगी, 7√/3। तो आंसर हमारा कौन सा आ रहा है, 7√/3 आंसर आ रही है हमारा बी। अगला नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, यदि कॉट थीटा बराबर √2+1 तो कॉसेक इंटू सेक थीटा का मान हमें बताना है कि क्या आएगा। तो कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास, तो आइए लिखते हैं इसको। कॉट थीटा इक्वल दिया हुआ है √2+1, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, b/p के रूप में लिखते हैं ना। कॉट को b/p, तो हमें क्या निकालना होगा, यहाँ से h निकालना होगा। तो आइए h निकालते हैं। h इज इक्वल होगा b² + p² होगा। तो रखिए क्या है हमारा b, ये आ जाएगा √2+1 का होल स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर, रूट अंडर में रहेगा। कैलकुलेट आगे करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 3 + 2√2+1 होगा, ये भी रूट में अभी रहेगा। फिर आगे करेंगे तो हम हमारे पास 4 + 2√2 आएगा, इतना हमारे पास h आ गया। अब कॉसेक इंटू सेक का वैल्यू फाइंड करना है। तो कॉसेक जो होता है h/p होता है इंटू, और सेक जो होता है h/b होता है, यानी ऊपर में h² आ गया और नीचे p इंटू b आ गया। तो बस रखते हैं हम लोग h², h का वैल्यू है 4 + 2√2 आया है, इसकी होल स्क्वायर कर देते हैं बटा 1 इंटू 2√+1 है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको रूट स्क्वायर है तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी इस पे आ जाएगा 4 + 2√2/√2+1 होगी। अब इसको रेशनलाइज कर दीजिएगा तो आपके पास आंसर कितनी आ जाएगी, यहाँ प्लस है तो माइनस से आपको करनी होगी मल्टीप्लिकेशन, तो आपके पास आंसर आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 2√2, या फिर 2√2 कॉमन कर लीजिए तो यहाँ पे बच जाएगा आपका √2+1 और यहाँ पे रहेगा √2+1। इसको इससे काट सकते हैं तो आंसर कितनी बच गई, 2√2 बच गई। आंसर हमारा बी आ गया, ऑप्शन नंबर बी है इसमें 2√2। अगले प्रश्न देखते हैं कि ABC त्रिभुज में डी पैरेलल AB है, जहाँ D और E क्रमशः भुजा AC और BC पर स्थित बिंदु है। C और D के बीच बिंदु F इस प्रकार है कि EF पैरेलल BD है। यदि AD 15 सेंटीमीटर, DC 10 सेंटीमीटर, तो CF की लंबाई हमें पता करना है कि कितनी होगी CF की लंबाई। तो आइए CF की लंबाई निकाल लेते हैं कितनी आ जाएगी। देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करिए, ऐसा फिगर है इसमें, यहाँ पे C है, ये A और ये B, ये इसका नाम E है, इसका नाम D और इसका नाम F। ठीक है, देखिए ट्रायंगल CD यहाँ पे है CDE, इसमें इस ट्रायंगल में हम लोग यदि देखते हैं दोस्तों, यदि इस वाले ट्रायंगल को हम देखेंगे और CAB, और कौन सा दोस्तों, CAB इस वाले ट्रायंगल को देखिए। ठीक है, यहाँ पे हमने दो ट्रायंगल ड्रॉ करा, आपको देख रहे होंगे। तो इस ट्रायंगल में हम लोग जो फाइंड करा कि एक है हमारा CAB है और एक जो है हमारा CDE है। ठीक है ना, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, ये एक दूसरे के क्या है, यहाँ पे समरूप के बारे में दिखाया गया है। तो इसलिए यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू प्रश्न जो हमारा है, इसमें क्या होगा, DE जो होगा इज टू AB इज इक्वल CD इज टू CA हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि 10 + 15 यानी 10:25 यानी 2:5 आएगा। अब ट्रायंगल जो हमारा बचा था, ट्रायंगल CFE और ट्रायंगल CDB में, ठीक है, इस दोनों में देखिए CDB और CFE में, तो इसमें देखिएगा तो CF जो होगा या CD के रेशियो इक्वल में आ जाएगा EF इज टू BD आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हम लोग कि DE रेशियो AB, ठीक, इसका रेशियो दिया हुआ है 2:5, तो CF इज इक्वल क्या हो जाएगा,
सी एफ इज इक्वल हो जाएगा 10/5 मल्टीपल टू, सो काटिए 2 टाइम्स में, यानी सी एफ की वैल्यू जो आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। आंसर हमारा बन जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ए बी और सी डी किसी वृत्त की 2 जीवाएं हैं, है ना। तो जो वृत्त के अंदर बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है, यदि एंगल बी ई सी 125, एंगल ई बी डी 28 डिग्री, तो एंगल बी ए सी का माप हमें बताना है कि क्या आएगी। तो आइए निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है इसका माप। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ कराइए, ठीक है। ये हमारे पास 125 है, एंगल ई एंगल बी 28 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम लोग बना के देखते हैं क्या आ रहा है। बाह्य कोण जो होता है अभिमुख अंतः कोण के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। तो आइए इसको बनाते हैं। जो बी ए सी है हमारा, बी ए सी यानी ये वाला जो एंगल होगा यह किसके बराबर होगा दोस्तों, ई डी बी के, ई डी बी के बराबर होगा, इस वाले के बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, है ना। तो आइए इसको हम लोग बना के देखते हैं क्या आंसर बन रही है हमारी। एंगल ई बी डी प्लस एंगल ई डी बी इज इक्वल 125 दिया हुआ है, ठीक है। बाह्य कोण अभिमुख अंतःकोण के बराबर होते हैं, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एंगल ई डी बी इज इक्वल 125 माइनस 28 करिए तो कितनी आ जाएगी 97 डिग्री, है ना। 97 आ गई। तो एंगल बी ए सी इज इक्वल कितना हो जाएगी, एंगल ई डी बी के बराबर हो जाएगी, ये 97 है दोनों, ठीक। अब एक ही चाप है, ठीक है ना, एक ही चाप है, तो सी बी द्वारा परिधि पे बना कोण क्या होता है, परिधि पे बना कोण जो होता है वो होता है दोस्तों 97। तो आंसर हम लोग का 97 आया है, आंसर बन गया यहाँ पे ए बन गई। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि थीटा बराबर 45 है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पे थीटा का वैल्यू बता दिया है कि थीटा का वैल्यू आपको रखना है 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर को यहाँ पे लिखेंगे कॉस 2 थीटा, कॉस 2 इंटू 45 यानी कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 0 डिग्री। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखिए कि 1 2 8 10 3 6 का समानांतर माध्य क्या होगा हमें बताना है। तो समानांतर माध्य बहुत सिंपल है, सभी को ऐड करके जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर देंगे। सभी को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, सभी को ऐड करते हैं हम लोग, तो देखिए कितनी आ रही है यहाँ पे ऐड करने पे 1 + 2 + 8 + 10 + 3 + 6 बाई टोटल नंबर 6 है 30/6 काटिए, कितना आंसर आ गया 5। तो आंसर हमारी बन गई इसमें राइट आंसर बी हो गई 5। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी पहिए की त्रिज्या दिया हुआ कितना 35/44 मीटर, तो एक चक्कर में कितना मीटर चलेगा ये हमें बताना है ना। तो ये इसको बना के देखते हैं कितना चक्कर चलेगा। देखिए यहाँ पे दिया है क्या, पहिया का त्रिज्या दिया हुआ कितना 35/44 मीटर दिया हुआ है ना। हमारे पास क्या निकालना है, एक चक्कर ये जो लगाती है चक्कर इसी से सरकमफ्रेंस लगाएगी, यानी इसी को हम लोग परिधि बोलते हैं, पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालना है, वृत्त का पेरीमीटर क्या होता है 2πr होता है। तो रखिए 2 × 22/7 आर का वैल्यू दिया है आपके पास 35/44, काटिए 7 × 5 = 35, 22 × 2 = 44, 2 से 2 कैंसिल, यानी आपके पास कितना चक्कर लगाएगा वो 5 चक्कर लगाएगा, 5 मीटर का वो चलेगी। आंसर बन जाएगा इसमें ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर AC 5 है, ठीक है, BC 8 है, तो BC से शीर्ष A की ऊंचाई क्या होगी हमें बताना है। तो आइए यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज को हम लोग पहले ड्रॉ करते हैं। समद्विबाहु मतलब 2 भुजाएं बराबर, इसका नाम A रखते हैं, इसका नाम B और इसका C। तो यहाँ पे एक ड्रॉ करा गया है, इसमें ये और ये इक्वल है, बताए गए हैं 5, ये भी, तो ये भी 5 है, ठीक है। और BC आपको बता दिया है कितना 8 है, ठीक है। अब हमें निकालना है DC।
यहाँ पे डी फाइंड कीजिए, ये DC निकालेंगे तभी तो ये वाली निकलेगी हमारी, तो ये आधी हो जाएगी इसकी, आंसर इसकी 4 आ जाएगी। ठीक है, तो अब शीर्ष क्यों चाहिए, यानी AD हमें फाइंड करना है, ये दिया हुआ है, ये दिया है, तो यहाँ पे एक समकोण का बन रहा है। ठीक है, ट्रिपलेट निकाल सकते हैं 5 और 4 का, तो निकालिए 25 माइनस 16 यानी 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 25 में से 16 घटेगा तो कितनी आ जाएगी 9, 9 का कितना होता है 3, तो हमारे पास AD की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। आंसर देखते हैं 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है कि त्रिभुज ABC में ABC बड़ा है किससे, ACB से, तब क्या होगा, आइए इसको दिखाते हैं आपको कैसे ये बड़ा है इससे। देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ठीक, यहाँ पे एक ट्रायंगल जिसका नाम A और इसका नाम B और इसका नाम C है। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि ABC ये वाला एंगल, ये जो एंगल है बड़ा है किससे, ACB से, इससे बड़ा है। ठीक, सपोज करिए ये छोटा वाला है, ठीक, इसको हम लोग मिनिमम और इसको ग्रेटर कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि इसके जस्ट अपोजिट वाले जो साइड होते हैं और इसके अपोजिट वाले साइड को हम लोग लिखते हैं बाई परिमेय से। तो देखिए ये B एंगल के साइड में कौन है, AC है, ये वाला एंगल बड़ा है, ठीक है ना, ये AC बड़ा है किससे, AB से, AB से बड़ा है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा कि AB जो है वो क्या हो रहा है, AC से छोटा है, बस यही ना बताना है। तो देखिए AC जो है बड़ा है AB से, AC जो है बड़ा है, AC बड़ा कौन कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी है आपके। अगली प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि आकृति AB वृत्त की जीवा है, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे AB वृत्त की जीवा दिया हुआ है। ठीक है, पहले क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं क्या है कि AB जो है वृत्त की जीवा है और AOC इसका व्यास इस प्रकार है कि ACB 50 डिग्री है। यदि AT बिंदु A पर वृत्त की स्पर्श रेखा है तो BAT बराबर क्या होगा, हमें निकालना है BAT, यानी ये वाला एंगल को हमें बताना है कि कितना डिग्री आने वाला है, ये वाला एंगल को हमें बताना है कि कितना है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया कि OCB ये वाली जो एंगल है इक्वल एकांतर वृत्त खंड की जो है BAT के बराबर होगी, BAT के बराबर होगी, है ना, ये क्यों होगी, तो एकांतर वृत्त खंड के कारण। तो यहाँ पे इसके बराबर ये होगी, यानी ये 50 है तो ये भी कितना हो जाएगी 50 डिग्री। आंसर हम लोग की बन जाएगी ऑप्शन नंबर सी। अगला जो सेक्शन आता है सामान्य विज्ञान का आता है। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है कि एक अश्व शक्ति समान है किसके बराबर है, एक अश्व शक्ति बराबर हो जाएगा आपका 746 वाट, आंसर बी बनेगा। अगला देखिए पेट्रोलियम गैस होती है, पेट्रोलियम गैस कैसी होती है, आंसर हमारा बनेगा इसमें सभी का मिश्रण होता है, प्रोपेन ब्यूटेन और इथेन का, ये सभी का मिश्रण होता है ना, ऑप्शन नंबर हमारा डी बनेगा। अगला देखिए एक तत्व के समस्थानिक में, एक तत्व के समस्थानिक में आंसर क्या बनेगी, प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है, आंसर यहाँ पे डी बनेगी। अगला प्रश्न देखिए संतुलित आहार निर्भर करता है व्यक्ति विशेष की, किस पे निर्भर करती है, तो यह सभी पे, स्वास्थ्य पर, आयु पर और व्यवसाय पर, आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा, किसका उत्पादन बढ़ा, तो आंसर बनेगा हमारा ए, गेहूं का बढ़ा, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखिए भारत में गौ वंश की नस्लें हैं, गौ वंश की नस्लें हैं, तो आंसर बनेंगे सी 25 है और भैंस की है 5। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा खदानों के भंडारण के दौरान ऊष्मा के उत्पादन का कारण क्या है, ऊष्मा के उत्पादन का कारण क्या है, नमी की अधिकता और कवक वृद्धि, आंसर यहाँ पे डी बनेगी। अगला देखिए खदानों को सुरक्षित भंडार के लिए नमी की उपयुक्त मात्रा होती है, कितनी मात्रा होती है, 14% से कम होती है, ऑप्शन ए बनेगी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग अनुवांशिक है, कौन सा रोग अनुवांशिक है, हीमोफीलिया जो है इसमें अनुवांशिक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। मैग्नीज नोड्यूल प्राप्त होते हैं,
मैग्नीज नोड्यूल प्राप्त होते हैं सागर तल से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बनेगी। निम्न में से कौन सी मिश्र धातु है, कौन सा मिश्र धातु है, तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा पित्तल। आंसर डी हो जाएगी पित्तल। अगला देखिए, पृथ्वी की भूपटपटी पे सबसे अधिक उपलब्ध अधातु कौन सी है, कौन सी अधातु, सिलिकॉन। आंसर ए हो जाएगी। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है, अमोनिया का रासायनिक सूत्र है NH3। ऑप्शन नंबर डी बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित रेशा नहीं है, कौन संश्लेषित रेशा नहीं है, रुई नहीं है। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक जो है सबसे कम है, किसका गलनांक सबसे कम है, ऑक्सीजन का सबसे कम है। ऑप्शन नंबर ए होगा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है, कौन उपयोगी नहीं है, घरेलू मक्खी। अगला क्वेश्चन है, विश्राम के समय मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। आंसर बनेगा हम लोग का बी, 72 बार। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, क्या होता है, ओम मीटर होता है। ऑप्शन डी बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 × हाफ ऑफ H2O। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन देखिए, एक बालक अपने घर से पूरब दिशा में 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय कर अपनी दिशा बदल लेता है और पुनः 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय कर वापस घर लौट जाता है, तो बालक का औसत वेग क्या होगा हमें बताना है। तो देखिए क्या इसका औसत वेग होगा, 100 जाता है वापस 100 आ जाता है, ठीक है ना। टोटल टाइम कितना ले रहा है, 50 + 50 सेकेंड, यानी ये ऊपर 0 हो जाएगा और 0/100 इसको डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, 0 मीटर पर सेकेंड। राइट आंसर बनेगा बी। अगला जो सेक्शन आता है सामाजिक अध्ययन का आता है। देखिए इसमें क्या क्वेश्चन है कि हड़प्पा स्थित है, कहाँ पे स्थित है, तो रावी नदी पे स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा बनेगा बी हो जाएगा, रावी नदी। अगला प्रश्न देखिए कि मनुष्य निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग जो है प्रथम बार हुआ था, प्रथम बार कौन से धातु का उपयोग हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा, तांबा का सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था। काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऊपर लिखित सभी प्रदेश में, यानी महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में। वनों से हमें कैसी सहायता मिलती है, वनों से कैसे सहायता मिलता है हमको, उपयुक्त लिखित सभी प्रकार से, वर्षा वृद्धि से, बाढ़ रोकने से और मिट्टी की कटाव रोकने में। ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक खनिज लोहा पाया जाता है, झारखंड में। अष्टाध्यायी किसने लिखी है, अष्टाध्यायी किसने लिखी है, तो यह लिखे हैं पाणिनि। ऑप्शन नंबर ए होगी। अगला प्रश्न देखिए, पहला परमाणु बम गिराया गया था, कहाँ पे गिराया गया था, तो हिरोशिमा पे। ऑप्शन नंबर डी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष किया गया था, किस वर्ष किया गया था, तो यह किया गया था 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर हमारा सी बनेगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि पूर्व सॉकर खिलाड़ी जो है रोनाल्डो किस देश के नागरिक है, किस देश के नागरिक है, ब्राजील के। ऑप्शन नंबर बनेगा डी। अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि जसपाल राणा का संबंध किससे है, जसपाल राणा का संबंध शूटिंग से है। मेगास्थनीज भारत आया था, मेगास्थनीज जो है भारत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल में आया था। ऑप्शन नंबर सी बनेगा हम लोग का। अजंता की गुफाएं स्थित है, कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए बनेगा। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिए थे, किस स्थान पर दिए थे, सारनाथ में दिए थे। ऑप्शन नंबर बी बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण भारत की सबसे अधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा कौन सी है, सबसे प्राचीन एवं समृद्ध भाषा जो है तमिल है। ऑप्शन नंबर ए बनेगा। कोयले का सबसे अधिक उत्पादन होता है किस राज्य में होता है, तो सबसे अधिक होता है झारखंड में। ऑप्शन नंबर डी बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज जो है मोनाजाइट रेत में निहित है, मोनाजाइट रेत में निहित है, थोरियम। ऑप्शन नंबर सी बनेगा। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे, कौन थे, कांसीराम थे। ऑप्शन नंबर ए बनेगा, कांसीराम। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीय कार्य में लगी है, कितनी प्रतिशत, तो 3.8%। अगला देखिए,
मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया? यह पारित किया गया 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बनेगा। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो यह उपयुक्त सभी, विकसित स्टॉक, संभावित और रिजर्व। ऑप्शन नंबर डी बनेगा। अगला जो आता है हम लोग का विश्लेषणात्मक रीजनिंग, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक। देखिए इसमें कथन दिया हुआ है, निष्कर्ष। कथन क्या है कि सभी पायलट बहादुर पुरुष हैं या सभी अंतरिक्ष यात्री पायलट हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पायलट है, पायलट लिखते हैं यहाँ पे, पायलट सभी क्या है, सभी पायलट जो है अंतरिक्ष यात्री है, ठीक है। अंदर में अंतरिक्ष, उसके बाद पायलट, उसके बाद जो है बहादुर, बहादुर पुरुष है। तो हमारा देखिए निष्कर्ष क्या क्या निकल रहा है कि सभी अंतरिक्ष यात्री बहादुर पुरुष है, कुछ पायलट अंतरिक्ष यात्री हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? 1 और 2 दोनों निहित करता। ऑप्शन नंबर डी बनेगा हम लोग का। अगली देखिए, रवीश विकास से 7 साल बड़ा है, आकाश रवि से 3 वर्ष छोटा है, मोहित आकाश से 5 साल छोटा है। इन चारों में सबसे छोटा कौन है? कौन होगा सबसे छोटा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा, मोहित सबसे छोटा होगा। रवीश, आकाश, तब विकास, तब मोहित। तो इसका 1 साल आ रहा है, इसका 4 साल और इसका 3 साल। तो ऑप्शन नंबर मोहित बनेगा, सी। अगला देखिए, एक विशिष्ट कोड में इसको इतना लिखा जाता है, तो इस ट्रेन को क्या लिखा जाएगा ये हमें बताना है। तो देखिए कैसे इसको लिखा गया, एस से टी यानी 1 बढ़ाया गया, सी से बी 1 घटाया गया, फिर ई से एफ बढ़ाया गया, फिर एन से एम 1 घटाया गया, फिर ई से एफ 1 बढ़ाया गया, बढ़ाया गया घटाया गया। तो 20 21 आना चाहिए, यानी यू से होना चाहिए, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, इस दोनों में से होना चाहिए। 18 आर पे आता है, उससे एक कम 17, यानी ये भी अभी मैच कर रहा है। ए से आगे बढ़ना चाहिए, ए से हमें क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बी यानी इस पे मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए बनेगा, सी कैंसिल हो जाएगा। अगला देखिए, निखिल तारा के ससुर है, तारा राहुल की पत्नी है, राहुल का भाई निखिल से कैसे संबंधित है? कैसे संबंधित होगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए कि हमारा दिया गया है, तो लुप्त संख्या हमें बताना है। 4 से 7, 7 से 11, 11 से 17, 17 से 27, 45। तो अगली संख्या क्या है ये? तो देखिए यहाँ पे 4 दूना 8, 8 में से 1 घटाइएगा तो 7, फिर यहाँ पे 7 दूना 14, 14 में से 3 घटाइएगा, यहाँ पे 4 दूना 8 करेंगे, -1 करेंगे। सेम यहाँ पे सब में यही कंडीशन करना है, बस एक जो घटाने की प्रक्रिया वो बढ़ाना है। जैसे 7 2 जा 14, 14 में से 2, 14 में से 3 करना है, ठीक है। उसके बाद जो है हम विषम संख्या को सभी घटाएंगे। यहाँ पे 1 घटाए 2 से मल्टीप्लाई करके, और इसमें 3, इसमें 5, इसमें 7, तो इसमें 9 घटा देंगे हम लोग। 9 घटाएंगे तो 45 और घटाएंगे 11, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 90, 90 में से हम लोग कितना घटाना है 11, तो कितना आ जाएगी 79। ऑप्शन नंबर हमारा बनेगा बी, 79। अगला है कि निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ये काउंट करके आप देखिए कितना इसमें आ रहा है ना, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न क्या है हमारा, देखिए इस विकल्प हमको विकल्प लेकर के इसमें बनाना है। तो देखिए ये जो दिया हुआ है 18:42, ठीक है। तो 18 को हम लोग कोई भी ऑप्शन लेके 7/3 से मल्टीपल करते हैं, तो 6, तो आएगी 42, है ना। तो हमारी ये 18 से क्या आ रही है 42 आ रही है। तो हमें इस ऑप्शन में से चूज करके बताना है पहला से कि ये सेकेंड वाली आ रही है या नहीं। तो देखिए हम जैसे सपोज करिए 9 लेते हैं, 9 से 7/3 से करते हैं 3, 7 3 जा 21, ये तो आ नहीं रही है यहाँ पे 21। फिर इसको 12 को उठा के देखते हैं, 12 मल्टीपल 7/3, इसको काटिए 4, 4 7 जा 28, तो ये भी नहीं आ रही है, 32 है। ये 15 को उठा के देखिए, 15 मल्टीपल 7/3, काटिए 5 टाइम्स में 35 आ रही है, ये भी नहीं आ रहा है। अब लास्ट एक बच गया है 24, 24 को देखिए 7/3, इसको काटिए 8 टाइम में, 8 5 जा 56, तो आंसर हमारी आ गई। तो राइट आंसर बन गया इसका डी। अगला प्रश्न देखिए, एक निश्चित कूट दिया हुआ है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, पी को के लिखा गया है ना। तो यहाँ पे देखिए ये 16 पे आता है, ये 11 पे आता है, और आर को ओ लिखा गया है, ठीक। वैसे ही सब में यहाँ पे आर से ओ जो है 3 को क्या किया है घटाया गया है, फिर ओ से एल लिखा गया है, और एफ से सी लिखा गया, इसमें भी 3, मतलब एक एक अक्षर छोड़ के सब में क्या किया गया 3 घटाया गया। तो इसमें भी सेम वही कर दीजिए, एक अक्षर छोड़ के इसमें 3, तो ये 9 पे आता है, तो यानी 6 वाला आंसर है। तो देखिए बी में
दूसरे नंबर पे 6 कौन, ये आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर तो यहाँ पे सीधे मिल रहा है हमारा ए हो जाएगा। अगला देखिए कि 6 सेंटीमीटर के पीले रंग वाले एक बड़े घन को 1.5 से लेकर 1.5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन में विभाजित किया जाता है। ठीक है, विभाजित किया जाता है। बताएं कि दो सतह जो है रंगीन छोटे घन की संख्या कितनी होगी, ये हमें बताना है। तो n/6 - 1.5 बाई 1.5 होगा, तो घटाइए कितना आ जाएगा 4.5 बाई 1.5, इसको काटिए 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, दो सतह रंगीन वाले हैं तो टोटल सतहों की संख्या 12 होती है ना। तो इसमें से क्या कर लेंगे मल्टीपल 3 - 1, तो इसमें से 2 मल्टीपल 20, 12 2 जा 24, ऑप्शन नंबर आ जाएगी हमारी सी। अगली प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए हमारे पास क्या है, कारण और दावा है। देखते हैं सही विकल्प चुनते हैं हम लोग कि क्लर्क बोल रहा है कि मेरी पत्नी ने कहा कि मैं आपसे पूछूं कि आप मेरे वेतन कब बढ़ाएंगे। तो मैनेजर बोल रहा है क्या कि ठीक है, मैं अभी अपनी पत्नी से पूछकर बताऊंगी कि मैं तुम्हारा वेतन कब बढ़ाऊंगा। श्रीमान जी क्या दूसरी इसमें है बोला गया विकल्प की, श्रीमान जी क्या आपकी पत्नी ने आपसे यह नहीं कहा कि कुछ काम भी कर लिया करो। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बनेगी हमारी, ऑप्शन नंबर जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगी, क्या बनेगी, केवल कथन एक उपयुक्त है ना, ऑप्शन नंबर एक उपयुक्त है। ठीक है, मैं अभी अपनी पत्नी से पूछकर बताऊंगा कि तुम्हारा वेतन कब बढ़ाऊंगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेट में, जब तक के लिए धन्यवाद।